इंग्लिश क्लासेस की ओर से आज से प्रारंभ होने जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे घर पर फंसे हुए हैं। इसी चीज़ को नजर रखते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, इंग्लिश प्रारंभ कहाँ से किया जाए। तो सबसे पहले उठा रहा हूँ मैं कि बेसिक से। तो सबसे बेसिक जानने से पहले हम लोगों को जरूरी है इंग्लिश। अब इंग्लिश है क्या है? तो इंग्लिश दो चीज कवर करता है। इंग्लिश सब्जेक्ट भी है और इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज तो सब्जेक्ट में आपने नाम सुना होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का, आपने नाम सुना होगा शेक्सपियर का। ये रिलेटेड हो जाता है सब्जेक्ट। अब बात रही लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आपका आता है स्पोकन, आता है राइटिंग, आपका आता है रीडिंग, आपका आता है एग्जाम। तो ये निकला है इंग्लिश से। तो ये लैंग्वेज कवर करता है स्पोकन को, राइटिंग को, रीडिंग को और एग्जाम को कवर करता है। अब इस प्रारंभ कहाँ से किया जाए, तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ आपको अंग्रेजी के सबसे जो बेसिक पार्ट्स है हम वहाँ सिखाते हैं। बेसिक इंग्लिश। तो अंग्रेजी में क्या है, सबसे छोटा पार्ट है लेटर। लेटर से बड़ा पार्ट होता है वर्ड, और वर्ड से बड़ा पार्ट होता है सेंटेंस। अभी सेंटेंस फ्रेमिंग करने के लिए किस तरह से किया जाए, तो अब सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रीडिक्ट। अब ये सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अब सब्जेक्ट होने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी है? सब्जेक्ट होने के लिए हमारे पास होना चाहिए नाउन। अगर वाक्य में नाउन नहीं है तो हमारे पास होना चाहिए प्रोनाउन। अगर वाक्य में प्रोनाउन नहीं है तो हमारे पास होना चाहिए जिरन। अगर वाक्य में जिरन भी नहीं है तो हमारे पास होना चाहिए नॉन फिनाइल। अब प्रेडिक्ट होने के लिए हमारे पास होना चाहिए तीन चीज। या तो हमारे पास होना चाहिए verb, या तो हमारे पास होना चाहिए ऑब्जेक्ट, या तो हमारे पास होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। तो एवं प्रकार से ये आपका सेंटेंस का वर्गीकरण हो गया। सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रीडिक्ट। और सब्जेक्ट होने के लिए हमारे पास होना चाहिए नाउन या प्रोनाउन या जिरन। अगर वाक्य में जिरन नहीं है तो नॉन फिनाइल होना चाहिए। और प्रीडिक्ट होने के लिए हमारे पास होना चाहिए वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबको बारी बारी से समझने का कोशिश करते हैं। व्हाट इज लेटर? और लेटर का हिंदी होता है वर्ण या अक्षर। तो हम इसको, ये छोटी सी चीज है, इसको हम समझते हैं लेटर किसे कहते हैं। तो ए स्मॉल यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज
is called लेटर। यानी कि अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, ये जो Z तक जो है ये सारे क्या है? लेटर्स है। दूसरा क्वेश्चन इसी में आज होता है, व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला या अक्षरमाला, किसे कहा जाता है? A group of letters is called अल्फाबेट। यानी कि लेटर के समूह को या अक्षर के समूह को हम अल्फाबेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो ये क्या है? एक समूह में है, एक ग्रुप में है, इसलिए से हम अल्फाबेट कहेंगे। अब इस ग्रुप में ये क्या हो गया? वॉवेल हो गया, और ये W और Y जो है ये सेमी वॉवेल हो गए, और ये जो रेस्ट बचा ये कॉन्सोनेंट हो गए। तो इस ग्रुप में तीन तरह के लेटर हैं और तीनों तरह के लेटर मिलकर अल्फाबेट को तैयार किया, और इसी अल्फाबेट जो है ये पूरे समूह को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं अल्फाबेट में से यदि हम 1, 2, 4, 5 लेटर को निकाल लेते हैं तो लेटर कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ से A निकाल लिए, C निकाल लिए, D निकाल लिए, F निकाल लिए, ये सारे क्या कहलाते हैं? लेटर कहलाते हैं। और जब ये ग्रुप में रहेंगे तो ये अल्फाबेट कहलाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट को व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड का हिंदी क्या होता है? आप लोग जानती होंगे, शब्द होता है। शब्द किसे कहते हैं या शब्द का निर्माण कैसे होता है? मोर देन वन लेटर हेल्प each other and give complete meaning is called word। एक से अधिक लेटर के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है या वर्ड का निर्माण होता है जो एक पूर्ण अर्थ देता है। अगर कहेंगे तो हम हिंदी भी लिखते हैं, लेकिन हिंदी जरूरी इस वक्त नहीं है। जैसे ही हमको लगेगा कि हिंदी की आवश्यकता पड़ेगी, मैं हिंदी भी अनुवाद कर दूंगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं इसका दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा G-O, गो। इसका मतलब क्या होगा? आप लोग जानते हो गया, जाना। अगर हम G को यहाँ लिखें और O को इधर लिखें तो डिस्टेंस हो जाता है, एक दूसरे को हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो जब तक दूसरे के करीब नहीं आएगा, हेल्प नहीं करेगा, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए, तब जाके वो वर्ड कहलाएगा, वरना संभव नहीं है।
हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। पेन, पेन में जानते होंगे कलम होता है और 3 लेटर के सहयोग से ये इसका निर्माण हुआ है। हम और आगे देख लेते हैं कम, 4 लेटर मिलकर एक शब्द निर्माण कर रहा है। हम आगे और देख लेते हैं टेबल। तो एवं प्रकार से डिक्शनरी की सारे जो वर्ड देख रहे हैं ये क्या है, ये सारे शब्द हैं। अब आगे निकलते हैं हम लोग। व्हाट इज ए सेंटेंस? मेन फैक्टर हमें यहाँ आना है, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, सवाल अब ये उठती है। तो हम इस डिफिनेशन को 2 तरह से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मैक्स ए कंप्लीट meaning is called sentence। दूसरा हम कह सकते हैं definition, more than one word help each other and give complete meaning is called sentence। तो हम 2 तरह से डिफिनेशन इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो वो सेंटेंस कहलाएगा। या फिर मोर देन वन वर्ड, यानी कि एक से अधिक वर्ड के सहयोग से सेंटेंस का निर्माण होता है जो एक पूर्ण अर्थ देता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यू राइट अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, सीता इट्स ए मैंगो। अब यू एक शब्द है, राइट भी एक शब्द है और लेटर भी एक शब्द है, और इन शब्दों को सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड इस क्रम में सजाया गया है। तो सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अदर वर्ड। तो यू एक क्या है, इस बार एक शब्द है, राइट भी एक शब्द है और लेटर भी एक शब्द है। नेक्स्ट बात में देखते हैं, सीता एक शब्द है, इट्स भी एक शब्द है और मैंगो भी एक शब्द है। इन शब्दों को हमने सजाया सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड के क्रम में। अब अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी इसका बन रहा है आपका, तुम पत्र लिखते हो, सीता आम खाती है। अब यहां पर इंग्लिश का जो हम सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया और अदर वर्ड का उपयोग किया गया। सीता भी सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है और मैंगो क्या है, एक अदर वर्ड है। अगर हम हिंदी की बात करें तो यू सब्जेक्ट है, पत्र हो गया अदर वर्ड, लिखते हो गया वर्ब, सीता सब्जेक्ट, आम जो है ये अदर वर्ड, खाती है ये हो गया आपका वर्ब। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश की सेंटेंस सीखनी है तो अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरफ पढ़ना होगा और हिंदी को हिंदी की तरफ पढ़ना होगा, क्योंकि अंग्रेजी में क्या है कि यू के बाद सब्जेक्ट के बाद आया है वर्ब, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में
सब्जेक्ट बाद आया है अदर वर्ड के बाद आया है verb, लेकिन अंग्रेजी में सब्जेक्ट बाद आया verb के बाद आया है अदर वर्ड। तो हमें अंग्रेजी की तरह पढ़नी होगी, तो अब जाके फायदा होगा।